जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639000300। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मथुरा नगर निगम की बैठक में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब एक महिला पार्षद ने नगर आयुक्त पर चप्पल से हमला कर दिया, जिसके बीच बचाव में आए नगर आयुक्त के पीए पर वार्ड नंबर 24 की पार्षद ने जमकर चप्पलें बरसाई। मथुरा नगर निगम की बैठक में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब महिला पार्षद ने नगर आयुक्त पर चप्पल से हमला कर दिया। वार्ड नंबर 24 की पार्षद दीपिका रानी ने पीए पर जमकर चप्पल बरसाई। दरअसल शुक्रवार को एक स्थानीय होटल में मथुरा वृंदावन नगर निगम के सभी पार्षदों की एक बैठक मेयर मुकेश आर बंधु ने बुलाई थी, जिसमें नगर निगम के अधिकारी और विधायक पूरन प्रकाश भी मौजूद थे। बैठक चलने के दौरान बीजेपी से वार्ड नंबर 24 से पार्षद दीपिका रानी ने नगर आयुक्त अरविंद मानदंड पर चप्पल से हमला कर दिया, जिसमें बीच बचाव में आए आयुक्त के पीए पर चप्पल बरसाई गई, जिसके बाद वहां मौजूद विधायक और मेयर ने बीच बचाव कराया। वहीं नगर आयुक्त ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पार्षद को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकी। वहीं महिला पार्षद का कहना है कि मैंने अपने वार्ड के कार्यों की सूची मांगी तो नगर आयुक्त मेरा हाथ झटककर कुर्सी पर बैठने को कहा गया, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। पार्षद ने चप्पल मारने की बात से साफ इनकार कर दिया। नगर आयुक्त महापौर जी से बोला, महापौर जी हमारे वार्ड के जो जेई और एई हैं उनको बुला दीजिए और जो भी हमारे वार्ड के कार्य होने हैं या जो हो गए हैं उनकी सूची उपलब्ध करा दीजिए। तो बस इतनी मैं बात कह पाई थी और नगर आयुक्त ने एकदम से हाथ को झटक के मेरे हाँ हाथ को झटक के और बोला चल बैठ। तब मुझे भी गुस्सा आ गई, फिर मैंने भी कहा सुनी करी। यही शब्द थे जो आप बोल रहे हैं। और जनता की समस्या बोलना कहना अपराध है तो नहीं, एक बार दोबारा बताइए। आप नीचे थे, वो ऊपर डाइस पे थे, तो आप ऊपर गई? नहीं, मैं ऊपर नहीं गई, मैं तो नीचे थी। और नगर आयुक्त महोदय कहाँ थे? ऊपर थे वो तो फिर आपका हाथ बता रही हैं जैसे आपका हाथ झटका, वो खड़े होके आ गए ना, खड़े होके नहीं वहाँ आ गए हाँ। जहाँ आप खड़ी थी वहाँ हाँ, वो आगे चल के आए थे तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के झटका। हाँ, उंगली में मेरे चोट भी लग गई। क्या बोला? चल बैठ। ऐसे बोलेंगे तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? फिर मैंने भी बर्दाश्त नहीं करी और जनता के लिए तो मैं ऐसे ही फांस करती रहूँगी। बता जा रहा आपने चप्पल उतार के रखनी फेंकी है। नहीं, चप्पल उप्पल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चप्पल तो निकल गई थी जब मेरा झटका ना, तो मेरी चप्पल ही थी तो वो निकल गई थी। आज हमारे नगर निगम मथुरा वृंदावन की बैठक हमारे मेयर साहब द्वारा होटल मुकुंद पैलेस में बुलाई गई थी और जिसमें जो हमारा नगर निगम के विकास से संबंधित बजट है उस पर चर्चा होनी थी, उसको पास होना था। समस्त हमारे पार्षदगण और हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो सदन के सम्मानित सदस्यगण थे, सभी लोग उसमें उपस्थित थे और हमारे माननीय विधायक पूरन प्रकाश जी और हमारे माननीय मेयर साहब भी उसमें उपस्थित थे। बैठक शुरू होने से पहले ही वार्ड 24 की पार्षद श्रीमती दीपिका रानी द्वारा उसमें हंगामा क्रिएट किया जाने लगा और जो डाइस से नीचे मेरे समक्ष आकर समस्त अधिकारियों से, मुझसे सबसे गाली गलौज की गई और अभद्रता की जाने लगी। जब हमारे अधिकारियों ने, हमारे पीए ने उनको समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी चप्पल निकालकर हमारे पीए को अपनी चप्पलों से पीटा। तो उसके क्रम में समस्त हमारे अधिकारीगण सभी लोग भयभीत हुए और सभी ने इस का विरोध किया और उसके बाद में हम लोग सदन की बैठक का बहिष्कार कर निकल गए वहाँ से। इस घटना के क्रम में नगर निगम द्वारा एक एफआईआर भी कराई जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें हम संबंधित पार्षद के अगेंस्ट करेंगे और शासन से भी इस पूरी घटना को अवगत कराएंगे। समस्त घटना के जो पूरी वीडियोग्राफी की गई और उसके वीडियो फुटेज भी पुलिस को तहरीर के साथ में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम एक्ट है उसमें जो हमारे
पार्षदों के आचरण की नियमावली है, उस आचरण की नियमावली में भी व्यवस्था है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई अभद्रता ना करे और साथ साथ सदन की जो बैठक है उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। इन दोनों आचरण नियमावली का उल्लंघन हुआ है। इसके क्रम में हम शासन को भी अवगत कराएंगे और जो संबंधित पार्षद हैं उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता को निरस्त करने के लिए भी यहाँ से अनुशंसा भेजेंगे। धन्यवाद। वहीं जब मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षद ने पहले मेरी डेस्क पर चप्पल मारी और फिर बीच बचाव में मेरे पीए पर चप्पल बरसाए गए, जिसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई और पार्षद की शासन में शिकायत की जाएगी और सहायता भी निरस्त कराने की कार्यवाही की मांग की जाएगी। बासौनी थाना क्षेत्र के गांव में पशु चराने गए एक युवक का पैर फिसलने से युवक चंबल नदी में डूब गया। 36 घंटे से ऊपर का समय बीत जाने के बाद और शव न मिलने से ग्रामीणों में तीखा आक्रोश है। ग्रामीण चंबल नदी किनारे डेरा डाले हुए हैं और प्राइवेट गोताखोरों के माध्यम से शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चंबल नदी में डूबे युवक का शव का सुराग न लगने से परिजनों व क्षेत्रीय लोगों में तीखा आक्रोश है। 36 घंटे से ऊपर का समय बीत जाने के बाद युवक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। चंबल नदी के किनारे ग्रामीण अभी भी डेरा डाले हुए हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि पशु चराने के दौरान पैर फिसलने से युवक चंबल नदी में डूब गया था, जिसके बाद इलाकाई पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस और वन विभाग की टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मगर अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। ये बरुवनपुरा बमरोली मोजिम बढ़ता है ग्राम पंचायत में। इसमें एक हमारा भाई था गणेश उर्फ सुरेंद्र सिंह, जो कि यहाँ भैंस ढूंढने के लिए आया था। वो पानी पीने के लिए आया था। पानी पीने से ही उसका पैर फिसल गया चंबल नदी में, तो वो चंबल में चला गया। उसके छोटे भाई ने सूचना अपने घर वालों को दी और ग्रामीण सभी उचित टाइम पर आए और जो गांव के गोताखोर से उन्हें तुरंत देखा भी। फिर पुलिस को सूचना की, पुलिस अपने टाइम पर आई, बट जो वन विभाग की टीम है उसने थोड़ी लापरवाही की। सूचना देने के बाद फोन ना उठाया ग्रामीणों को। काफ़ी ग्रामीण इसमें अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। डीएफओ ने फ़ोन नहीं उठाया है, वन विभाग वालों ने फ़ोन नहीं उठाया है। कल वो लड़का हमारा भैंस चराने के लिए गया था, वहाँ से प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए गया। वहाँ पे मगरमच्छ ने या किसी और ने खींच लिया उसको। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को की थी? की थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। मामला बासौनी थाना क्षेत्र के बरुवनपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि बरुवनपुरा गांव में एक युवक पशु चराने गया था और चंबल नदी के किनारे उसका पैर फिसल गया, जिससे युवक चंबल नदी में चला गया। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में तीखा आक्रोश है। लोग जल्द से जल्द शव निकलवाने की मांग कर रहे हैं। नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, किस विभाग से हैं आप? वन विभाग से। अच्छा, ये जो कल लड़का जो डूब गया था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्या उसमें प्रोग्रेस मिला आपको? बता। मतलब नाव वहाँ से पनाट घाट से नाव मंगवाई और नाव से कांटा पड़ा है। कांटे में मतलब अभी तो कुछ मिला नहीं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। अब जो साधन है वन विभाग के पास, वही तो मतलब ला सकते हैं। क्या आपके कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं अभी तक? ये तो गाँव वाले बताइए, मतलब हम कैसे बताएं। तो वहीं वन विभाग और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के लोगों का कहना है कि शव ढूंढने के लिए चंबल नदी में जाल डाला गया है। मोटर बोट के साथ साथ गोताखोरों के माध्यम से शव बरामद किए जाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस जल्द ही शव बरामद करने का दावा कर रही है। शमशाबाद पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिंद्रा पिकअप गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध अल्कोहल के साथ भारी मात्रा में शराब के अन्य उपकरणों को बरामद किया है। पकड़े गए युवक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। विगत रात्रि थाना शमशाबाद पुलिस राजाखेड़ा रोड स्थित थाना गढ़ी पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी वहां से तेज गति से गुजर रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी को पुलिस ने रुकवा लिया और पुलिस द्वारा गाड़ी की चेकिंग की गई और चालक से पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकल कर आया। महिंद्रा पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में अल्कोहल और शराब बनाने के उपकरण भरे हुए थे। शमशाबाद पुलिस ने वाहन चालक को दबोच लिया और महिंद्रा पिकअप गाड़ी को सामान के साथ पकड़कर थाने ले आई। थाना अध्यक्ष शमशाबाद अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा रोड स्थित घड़ी थाना पर वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी समय राजाखेड़ा की तरफ से तेज गति में जा रही संदिग्ध महिंद्रा पिकअप गाड़ी को पुलिस द्वारा रुकवाया गया। गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में भारी मात्रा में 1000 लीटर अल्कोहल, ENA, 2350 नकली रैपर, 1100 नकली QR कोड, 1050 प्लास्टिक के क्वार्टर,
पौए और करीब 1200 ढक्कन बरामद किए गए। वहीं चालक से पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि गोवर्धन की थार थाना दक्षिण फिरोजाबाद से शराब बनाने के उपकरणों को राजाखेड़ा राजस्थान में लाया जा रहा था, जिससे नकली शराब तैयार कर सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी, जिसे पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है और वाहन चालक को जेल भेज दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शमशाबाद पुलिस द्वारा लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। पुलिस ने थाना क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई की है और शराब तस्करों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला थमने ही नहीं बल्कि कमजोर होने का नाम भी नहीं ले रहा है। लगातार 1 दर्जन से अधिक केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत जरूर राहत देने वाला बना हुआ है, लेकिन संक्रमण का फैलाव कमजोर नहीं पड़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेजी से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी जांच उस तेजी व गंभीरता के साथ नहीं हो रही है जिस तेजी के साथ होनी चाहिए, अन्यथा यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बुखार, गले में दर्द, खराश, खांसी, जुकाम होने पर अपनी जांच कराने से बच रहा है और डॉक्टर या केमिस्ट से लेकर झोला छाप या देसी दवाइयों से ही घर में अपना इलाज कर रहा है। गुरुवार को भी 15 नए मामले और सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 1454 पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में आंकड़ों की बात करें तो 10 दिनों में ही 126 नए मामले सामने आए हैं। यानी देखा जाए तो औसतन 1 दर्जन से अधिक मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात केवल इतनी ही है कि कोरोना मरीजों के सही होने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में जहां 126 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 114 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। इस तरह देखा जाए तो आगरा जनपद में अब तक कुल 1454 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 1201 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी आगरा में 159 सक्रिय मरीज बने हुए हैं, जबकि 94 लोग काल के गाल समा चुके हैं। पिछले 10 दिनों में अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 6 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन के बाद देखा जाए तो कोरोना के मामले में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। जिस तरह से लॉकडाउन के अंतिम दौर में आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 60 के आसपास आ गई थी, लेकिन अब आंकड़ा एक बार फिर उसी तेजी से आगे बढ़ने लगा है। वहीं चिकित्सा विभाग और एसएन मेडिकल कॉलेज जल्द ही कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शुरू करने जा रहा है। उसके लिए फिलहाल ट्रेनिंग का दौर जारी है और 10,000 जांच किट भी मंगाई गई हैं। फिलहाल कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट आने में 1.5 से 2 दिन का वक्त लग जाता है। जल्दी से जल्दी कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट आ सके, इसके लिए एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। बीती गुरुवार की रात को मिट्टी खनन की सूचना पर बरहन पुलिस ने छापेमार कार्यवाही की और एक जेसीबी के साथ 2 डंपरों को जब्त कर लिया। हालांकि खनन माफिया पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। एतमादपुर तहसील के बरहन थाना क्षेत्र के गांव नगला बरी में देर रात पुलिस ने छापा मारा, जहां मिट्टी खनन कर रहे खनन माफिया पुलिस को देख भाग खड़े हुए, तो वहीं मौके से बरहन पुलिस ने एक जेसीबी और 2 डंपर को कब्जे में ले लिया। बताते चले कि थाना क्षेत्र में कई बार अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली, लेकिन पुलिस के हाथ माफियाओं तक नहीं पहुंच सके। क्षेत्र में मिट्टी के डंपर 3 से 4 रुपए तक के धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, लेकिन गुरुवार की रात पुलिस ने छापा मारा तो माफिया फिर से फरार हो गए। कल रात थाना बरहन क्षेत्र में नगला बरी गांव है, जहां पर इस तरह की एक सूचना आई थी मिट्टी के अवैध खनन की, जहां पर तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। उनके द्वारा मौके पर एक जेसीबी और 2 डंपर को सीज किया गया। ये लोग मिट्टी को लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये डंपर के हिसाब से बेचते हैं। ये ऐसा तो कोई आदेश इनके पास है नहीं। इसके विषय में जानकारी की जा रही है, प्रकरण में जांच होगी, क्या मामला है सब निकल कर आएगा। क्षेत्राधिकारी एतमादपुर अतुल सोनकर ने बताया कि नगला बरी गांव में मिट्टी की अवैध खनन की सूचना मिली, जिसके बाद बरहन पुलिस ने रात में कार्यवाही करते हुए एक जेसीबी और 2 डंपर जब्त कर लिए। साथ ही उचित वैधानिक कार्यवाही थाना बरहन पुलिस द्वारा की जा रही है। वृक्षारोपण महाअभियान के चौथे दिन एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज के कैडेट्स ने अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रजाति के पौधों को लगाकर पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दिया।
वृक्षारोपण महाअभियान के चौथे दिन एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज के कैडेट्स ने अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रजाति के पौधों को लगाकर पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दिया। आगरा कॉलेज एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट्स 14 जुलाई से उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के आदेश पर वृक्षारोपण महाअभियान चला रहे हैं। निदेशालय के निर्देश पर आगरा कॉलेज एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट्स वृक्षारोपण महाअभियान विगत 14 जुलाई से चला रहे हैं, जो कि 29 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कैडेट्स अपने घरों में पौधा कलेक्ट करके और उसका पौधारोपण कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 के कारण से सोशल गैदरिंग पॉसिबल नहीं है और इसलिए एक स्थान पर कार्यक्रम करना संभव नहीं हो पा रहा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे कैडेट्स अपने अपने घरों में या जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, जिस गांव में वो रहते हैं, वहीं पर पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और न केवल अपने घरों पर बल्कि अड़ोस पड़ोस में भी जाकर लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वे अपने घर में गमलों में, कच्ची जमीन पर जहाँ भी संभव हो वो पौधे लगाएं। क्योंकि मानना यही है कि यदि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम धरती को हरा भरा रखें। यदि धरती हरी भरी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। एनसीसी कैडेट्स इस अभियान को 29 जुलाई तक घर घर तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी बधाई के पात्र। कैडेट्स ने शुक्रवार को विभिन्न प्रजातियों के पौधे जैसे अशोक, तुलसी, आंवला, पीपल, नीम, सदाबहार आदि के पौधे अपने घरों में लगाए व पड़ोस में और गांव के अन्य स्थानों पर भी रोपे। इस दौरान कैडेट्स ने लोगों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वह हमें एयर कंडीशन के जैसे ठंडक देता है और साथ ही वातावरण को स्वच्छ भी रखता है। कैडेट्स ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने घर में होने वाले समारोह और जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ या शादी समारोह में कम से कम 1 या 2 पेड़ लगाकर अपने कार्यक्रम को यादगार बनाएं व प्रकृति व मानवता के कल्याण में अपना योगदान करें। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट अमित अग्रवाल के अनुसार शुक्रवार का अभियान अंडर ऑफिसर लक्ष्मी के निर्देश में चलाया गया, जिसमें अंडर ऑफिसर शिवानी परमार, कैडेट वेदवती फरह मथुरा, तनु मौर्य ताजगंज, प्रियंका खेरिया आगरा, तनिष्का मथुरा, धौली प्याऊ मथुरा, रोशनी सागर बल्केश्वर आदि कैडेट्स ने अपने अपने घरों में व गांव में पौधारोपण किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के गेट पर यूजीसी व शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। हाल ही में यूजीसी द्वारा फाइनल के छात्रों की परीक्षा कराए जाने का कार्यक्रम है, किंतु जब लाखों की संख्या में फाइनल ईयर की परीक्षा में छात्र बैठेंगे तो संक्रमण का खतरा अधिक होगा। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के गेट पर यूजीसी व शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। हाल ही में यूजीसी द्वारा फाइनल के छात्रों की परीक्षा कराए जाने का कार्यक्रम है, किंतु जब लाखों की संख्या में फाइनल ईयर की परीक्षा में छात्र बैठेंगे तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा। जब छात्र परीक्षा देकर अपने घर जाएंगे तो उसके घर वाले, समाज के लोग, रिश्तेदार, अधिकतर लोग संक्रमित होंगे, किंतु सरकार अपनी वाहवाही के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलाल अहमद, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई आगरा। कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम जो कराने हैं वो निश्चित ही पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। मान्यवर हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और उसी विरोध के तहत आज हमने यहाँ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर यूजीसी और एमएचआरडी का पुतला दहन किया है और बताना चाहते हैं हम उनके इस नियम को नहीं मानते हैं। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे कि वो परीक्षाएं ना दें। मैं बीएससी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। कल जो दिनेश शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनका बयान आया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। हम इसका विरोध करते हैं और उसी को देखते हुए आज हमने यूजीसी और एमएचआरडी का पुतला फूंका है और यह परीक्षाएं ना करी जाएं। इसी के लिए हम आगे भी ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। बता दें, एनएसयूआई लगातार प्रमोशन की मांग कर रही है। प्रमोशन की मांग को लेकर एनएसयूआई द्वारा आगरा में धरना भी चलाया गया। 8 दिन धरना प्रदर्शन चलने के बाद जब छात्रों के पक्ष में फैसला आया तो उसमें भी सरकार ने छात्रों के साथ छलावा किया।
फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर के छात्रों का प्रमोशन किया गया व फाइनल के छात्रों की परीक्षा कराने का खाका तैयार किया गया। अगर सरकार, यूजीसी व शिक्षा मंत्री ये परीक्षा का कार्यक्रम निरस्त नहीं करते तो एनएसयूआई अब चुप नहीं बैठेगी। एनएसयूआई जल्दी ही बड़ा आंदोलन करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंकुश गौतम, सतीश सिकरवार, ललित त्यागी, अपूर्व शर्मा, नितिन प्रताप आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा व अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा आगरा की टीम ने शुक्रवार को सफाई सैनिकों को कोरोना योद्धा का नाम देते हुए सम्मानित किया और इनको सच्चा योद्धा करार दिया। ताजगंज जॉन कार्यालय पर राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा व अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा आगरा की टीम ने मोर्चा के संतोष वाल्मीकि व महासभा के आजाद सिंह वाल्मीकि के संयुक्त नेतृत्व में सफाई सैनिकों व सफाई नायकों का मुख्य अतिथि से कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिलवाकर व माला पहनाकर सम्मान कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के कमल सिंह वाल्मीकि व अतिथि नगर निगम से ताजगंज जॉन के अमान शाहिद वही नेहा विस्ट भी मौजूद रहे। ऐसी महामारी चल रही है पूरे विश्व में कोरोना जैसी। इस कोरोना जैसी महामारी में 2020 मार्च से जो महामारी चल रही है उसमें हमारे सफाई कर्मचारी पूरे देश के, उसमें आगरा भी है, आगरा के सफाई कर्मचारियों ने जो बढ़ चढ़कर अपनी मेहनत से, लगन से जो सफाई कार्य किया, पूरे शहर को साफ करने का काम किया है, शहर वासियों को लाभ देने का काम किया है, उनकी सुरक्षा करने का काम किया है। इसी उपलक्ष्य में हमने उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वाधान में सफाई कर्मचारी एवं सफाई नायकों का सम्मान पत्र देकर सम्मान करने का काम किया है। ताजिंग वार्ड के कार्यालय पर उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय क्रांतिकारी वाल्मीकि मोर्चा के तत्वाधान में जो आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है पूरे विश्व में, उसमें हमारा जो सफाई कर्मचारी भाई एवं सफाई सैनिक और सफाई नायक के रूप में जो हमारे दिन रात लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, बीमारी इतनी खतरनाक है उसके बावजूद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो हमारे भाई इस कार्य को करने का में लगे हुए हैं। उनकी मेहनत को देखते हुए हमने अपने संगठन के माध्यम से उन कर्मचारी और सफाई नायकों का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। वहीं सम्मान पाने वालों में संदीप पारस, देवेंद्र सिंह, अजय चंचल, संजीव कुमार, अनिल रामपुरिया, गुड्डू चौधरी, विकास चौहान, चीकू भाई, शरद थनवार, विनीत कुमार, सुमित विराट, बॉबी वाल्मीकि, विनोद दिलवार, सरन कुमार, श्यामवीर सिंह आदि लोग सम्मिलित रहे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधानसभा फतेहाबाद के दर्जनों गांव में सपाइयों ने साइकिल चलाकर समाजवादी आह्वान पत्र बांटे। इस दौरान सपाइयों ने समाजवादी सरकार में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधानसभा फतेहाबाद के दर्जनों गांवों में सपाइयों ने साइकिल चलाकर समाजवादी आह्वान पत्र का वितरण किया। इस दौरान सपाइयों ने समाजवादी सरकार में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। सपाइयों का कहना था कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान है। गांव में गरीब मजदूर, किसान, छात्रों, व्यापारियों को परेशानियां हो रही हैं। रोजी रोटी के लिए लोग भटक रहे हैं। आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं और सरकार किसी की कोई सुन नहीं रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे सब वायदे अब झूठ का पुलिंदा साबित हो रहे हैं। वही सरकार ने कोरोना बीमारी के लिए कोई भी ठोस इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में फैल रहा है। तो वहीं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी साथियों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी आह्वान पत्र बांटने का जो निर्देश दिया है, उसी निर्देश के तहत हम समाजवादी साथी आज गांव-गांव, गली-गली आह्वान पत्र वितरित कर जनता को यह बताने आए हैं कि पूर्व में 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव ने, समाजवादी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। साथियों,
श्री अखिलेश यादव ने चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए विभिन्न नीतियां बनाकर वो काम किया जिससे हर वर्ग खुश हो। व्यापारियों के लिए टैक्स में छूट देकर एक मुश्त भुगतान करें। सपाइयों ने समाजवादी सरकार की बात करते हुए अखिलेश सरकार में हर वर्ग के लिए कार्य किए जाने की बात कही। सपाइयों का कहना था कि चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, इन सभी के लिए अखिलेश सरकार ने तमाम कार्य किए। अखिलेश सरकार में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, सड़कें बनाई, हाईवे 4 लेन किए, मेट्रो ट्रेन, हॉस्पिटल, टैक्स में छूट, एम्बुलेंस के साथ हर वर्ग के लिए काम किए गए। सपाइयों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप दिए जाने की भी बात कही, तो वहीं साइकिल के वितरण की बात कही। सपाइयों का कहना था कि जनता अगर फिर से उन्हें एक बार और मौका देती है तो पूरे प्रदेश में और बेहतर विकास कराने का काम करेंगे। सर्वे के नाम पर आधे से ज्यादा शहर में महज खानापूर्ति ही की गई। 15 जुलाई तक होने वाले इस सर्वे में घर घर जाकर हर व्यक्ति की जांच की जानी थी, लेकिन शहर के तमाम मोहल्ले में टीमें पहुंची ही नहीं। जहां पहुंची वहां टीम के नाम पर केवल परिवारीजनों का ब्यौरा लेकर ही टीम वापस आ गई। आगरा में कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति जानने और कोरोना संदिग्ध मरीजों का आंकड़ा ठीक जुटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और कोविड सर्वे शुरू किया गया है। 15 जुलाई तक इस सर्वे के दौरान विभाग का दावा है कि आगरा में लगभग 94,000 से अधिक घरों का सर्वे किया गया और इन 11 दिनों के दौरान लगभग 48,000 लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। विभाग के दावे भले ही कुछ हों, लेकिन वास्तविक हकीकत यह है कि आगरा शहर में दर्जनों ऐसी कॉलोनियां और घनी बस्तियां हैं जहां पर विभाग का एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा है। तो वहीं 94 लाख घरों में 1732 टीमों के पहुंचने पर महज 48,000 लोगों की स्क्रीनिंग का होना भी सर्वे रिपोर्ट पर संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। यही कारण है कि अब सर्वे पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम ऐसे पक्ष सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि उनके क्षेत्र में टीम पहुंची ही नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि टीम जिन मोहल्लों या बस्तियों में गई वहां केवल 8-10 घरों में ही सर्वे कर पूरे क्षेत्र की सर्वे की तशरीह कर ली गई। नाई की मंडी क्षेत्र में भी सर्वे किया गया, लेकिन स्क्रीनिंग टीम के बजाय क्षेत्र में स्क्रीनिंग सक्रिय रहने वाली ANM या पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली टीम ही पहुंची। उन्होंने भी घर घर जाकर केवल परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी और किसी को बुखार या डायबिटीज होने के बारे में जानकारी ली और यही कह दिया कि घर इतने लोग हैं और सभी स्वस्थ हैं। इतना पूछने के बाद सर्वे पूरा कर लिया गया। इस तरह सर्वे करने के बाद अब विभाग खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है और 94,000 घरों में पहुंचने का दावा कर रहा है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से 5 जुलाई से रिपीट कोर्ट सर्विलांस सर्वे की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए 1732 टीमों को शहर व देहात में अलग अलग जाकर सर्वे की जिम्मेदारी भी दी गई। इन टीमों को घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या जानने के साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग करने और उनका हालचाल गंभीरता की जांच के लिए कहा गया था, लेकिन सर्वे के नाम पर घरों पर जाकर केवल कोरोना से जुड़े स्टिकर चिपका दिए गए और परिवार के सदस्यों की संख्या व डायबिटीज के बारे में ही जानकारी ली गई। हालांकि विभाग का दावा है कि जहां भी शिकायतें मिल रही हैं वहां जाकर दोबारा सर्वे कराया जा रहा है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं।
टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639003002 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में गुरुवार देर रात सड़क दुर्घटना में निजी बैंक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। बैंक से काम कर वापस घर जा रहे बैंक कर्मी की आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में मुड़ी चौराहे के समीप सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई व एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया देर शाम लोकेश पुत्र सतीश बघेल निवासी बास बिकता थाना सैपऊ हाथरस अपने साथी के साथ गुरुवार देर शाम आगरा स्थित HDFC बैंक से काम कर वापस घर जा रहा था। थाना खंदौली के मुड़ी चौराहे झरना नाले के समीप पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। हादसा इतना भयानक था कि लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। हमारा भतीजा ट्रक में टक्कर मार दी उसको। टक्कर किस जगह पे? मोहनसाबाद से आगे। ये कब की घटना है, कितना समय हो गया? 2 घंटे से। जो आपका भतीजा कहाँ से आ रहे थे? वो आगरा से आ रहा था। क्या कोई काम करते थे या किसी रिश्ते? HDFC में काम करता है। अकेले थे या उनके साथ कोई और भी व्यक्ति था? अकेला ही था और ट्रक ने टक्कर मारी उसको। कम समय ले लो बहुत बड़ी कमी रही है, घसीटता हुआ चला गया उसको। जो ट्रक वाला पकड़ लिया है या ट्रक वाला फरार? ट्रक वाला भाग गया है, उसकी गाड़ी कस्टडी में पुलिस की में। लोकेश का शव 2 भागों में बट गया, जबकि साथ बैठे दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई गई है। वहीं दूसरे युवक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आनंद फानम में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। वहीं घायल युवक की जानकारी जुटाई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार लोकेश की शादी 2 जुलाई को थाना बरहन क्षेत्र के बुर्ज कड़ेर निवासी शिवानी के साथ हुई थी। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है। अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीपक चाहर को शुक्रवार को आमंत्रित किया गया था, जहां देश की आन बान शान तिरंगा के ध्वजारोहण कार्यक्रम में क्रिकेटर दीपक चाहर ने शिरकत की। वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर ने अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा किए जा रहे इस कार्य की जमकर सराहना भी की। अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा खेरिया मोड़ चौराहे पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर प्रतिदिन देश की आन बान शान तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाता है, जिसमें अजीत नगर बाजार कमेटी की ओर से प्रतिदिन मुख्य अतिथि के रूप में कभी समाज सेवी, कभी पुलिस अधिकारी, कभी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकारगण एवं क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक आमंत्रित किए जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में क्रिकेटर दीपक चाहर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे मुख्य अतिथि दीपक चाहर ने जहां अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की, तो वहीं ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी शिरकत की। बिल्कुल बहुत ही गर्व वाली बात है मेरी लिए भी आता है और मैं खुशी हूँ कि मैं टाइम निकाल पाया यहाँ पे। और आज पता लगा कि ये 2.5 साल से हो गए, काफ़ी गवर्नमेंट होता है, कमेटी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बनाया और चाहूँगा कि आगे भी ऐसे काम करते हैं। 52 सेकंड के इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में जो लोग जहां थे वहीं पर थम गए और भारत माता की आन बान शान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को भी इस मौके पर याद किया गया। तो वहीं अजीत नगर बाजार कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से निरंतर चल रहा है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और जितना टाइम मिले आप अपने समय पे 1 मिनट 2 मिनट निकाल सकते हैं देश के लिए, तो किसी हर जगह होना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले, अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा चौराहे के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाली हुई है। जहां प्रतिदिन ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो वहीं यह आयोजन अपने आप में एक मिसाल पेश कर रहा है। यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। कमेटी की सिफारिश के अनुसार प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा देने की बात कहते हुए प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत होने की बात भी कही। राज्य विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज, प्राविधिक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे स्नातकोत्तर यूजी
के फाइनल ईयर के विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद ही उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सभी छात्र प्रोन्नत किए जाएंगे। बता दें, यूजी पीजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के 33 लाख विद्यार्थी व प्राविधिक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेजों के करीब 2 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। विद्यार्थियों को इसके लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। विश्वविद्यालय चाहे तो यूजीसी के सुझाव के अनुसार या फिर शासन द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर एन के तनीजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश के अनुसार प्रोन्नत कर सकते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूजी व पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा 30 सितंबर तक संपन्न होंगी। परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड पर हो सकेंगी। विश्वविद्यालय इस बारे में खुद फैसला लेंगे। यूजी का रिजल्ट 15 अक्टूबर, पीजी अंतिम वर्ष का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय को इसी मुताबिक कार्य योजना तैयार कर शासन को 23 जुलाई तक भेजनी होगी। तो वहीं किन्हीं कारणों से यूजी व पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षा न हो पाने वाले छात्रों को विशेष परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2019-20 में विशेष परीक्षा का अवसर एक बार ही दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 घंटे के लिए एक बार फिर से शहर ठहर जाएगा। जन सामान्य के लिए आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार और रविवार को बाजार, कार्यालय, मंडी, व्यवसाय प्रतिबंधित है। प्रतिबंध सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो वहीं जिला प्रशासन ने सोमवार को कैलाश मेले के चलते स्थानीय अवकाश भी घोषित कर दिया है। शासन के निर्देश पर शुक्रवार रात 10 बजे से शहर 55 घंटे के लिए एक बार फिर ठहर जाएगा। जन सामान्य के लिए आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार रविवार को बाजार, कार्यालय, मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। तो वहीं यह प्रतिबंध सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं जिला प्रशासन ने सोमवार को कैलाश मेले के चलते स्थानीय अवकाश की भी घोषणा की है। बता दें, कोविड-19 और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने अगले आदेश तक प्रत्येक शनिवार रविवार को पूर्णबंदी का आदेश जारी किया है। बीते सप्ताह यह 2 दिवसीय बंदी पूरी तरह सफल रही थी। अधिकांश लोग घरों में ही रहे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग घरों से बाहर निकले। इस बार भी प्रशासन ने शहरवासियों से घर में रहने की अपील की है। 2 दिवसीय बंदी को देखते हुए लोगों ने भी जरूरत का सामान जुटाना शुरू कर दिया है। 2 दिन बाजार बंद रहने के साथ ही बसें, ऑटो रिक्शा भी बंद रहेंगे। तो वहीं दूध, दवा की किल्लत को दूर करने के लिए इस 55 घंटे की बंदी के दौरान आम लोगों को दूध व दवा, सब्जी, फल की प्रशासन ने किसी भी तरह की दिक्कत न होने की बात कही है। तो वहीं सभी क्षेत्रों में इनकी दुकानें खुली रहने के आदेश भी दिए हैं। पैकेट के दूध के साथ साथ खुले दूध की भी बिक्री की जाएगी। बबलू कुमार की एसओजी टीम और थाना हरिपर्वत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन आरोपियों से प्रतिबंधित पुरानी करेंसी 500 और 1000 के नोट बरामद हुए हैं, जिसकी संख्या 32,70,000 है। इस मामले में आयकर विभाग ने भी पूछताछ की है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्यवाही जारी है। बीती रात थाना हरिपर्वत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने देर रात 2 लोगों को 32,70,000 के पुराने नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। युवकों से लाखों में प्रतिबंधित पुरानी करेंसी बरामद होने से पुलिस के होश उड़ गए हैं। पुलिस ने तुरंत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इस पूरे मामले में एक क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम का गठन किया था और काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि 2 युवकों के पास से प्रतिबंधित पुरानी करेंसी लाखों की तादाद में है। आरोपियों को 7 महीने पहले एक बिल्डर ने पुराने नोट देकर 1.5 लाख रुपए लिए थे। अब आरोपी नोट बदलने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली और दोनों को पुराने नोटों के साथ पकड़ लिया गया। दोनों के पास से 1000 के प्रतिबंधित नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी उखर्रा निवासी भाव सिंह और अलबतिया शाहगंज निवासी नीरज तोमर हैं। भाव सिंह पशुपालक है, मूल रूप से फतेहाबाद का रहने वाला है और उसके पिता प्रधान हैं। तो वहीं नीरज एक जूता फैक्ट्री में काम करता है। पिछले दिनों लॉकडाउन में इसकी नौकरी चली गई, इसी वजह से दोनों के बीच परिचय हो गया था। पुलिस के मुताबिक भाव सिंह ने बताया कि बिल्डर राकेश शिवहरे से उसकी दोस्ती थी। दिसंबर 2019 में राकेश ने मुलाकात की, कहा कि नोटबंदी के समय 32,70,000 रुपए खाते में जमा नहीं कर सका। उसे डर था कि आयकर वाले पूछताछ करेंगे, तब से नोट रखे हुए हैं। बैंक वालों से सेटिंग नहीं हो सकी। भाव सिंह से नोट बदलवाने के लिए कहा, लालच दिया कि बदल लेंगे तो अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाएगा। 4 दिन के बाद राकेश भाव सिंह से मिलने पहुंचा था।
मगर राकेश ने 32,70,000 के पुराने नोट बतौर जमानत पर रखवा दिए। यह भी बताया जा रहा है कि उसकी दी हुई रकम को भी वो लौटा देगा। कुछ दिन बाद राकेश ने पारिवारिक कलह में आत्महत्या कर ली और भाव सिंह के 1.5 लाख रुपए भी फंस गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की है। पुराने नोट के संबंध में कार्रवाई के लिए पुलिस से कहा गया है। यह नोट अब किसी काम के नहीं है। 500 और 1000 के पुराने नोट हैं। नोटबंदी को 3 साल से ज्यादा का समय भी हो चुका है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। थाना ताजगंज को फतेहाबाद रोड पर स्थित सब्जी मंडी बसई चौकी के पास देसी शराब के ठेके पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। शराब ठेका संचालक ठेके के अंदर कैंटीन में बैठकर जहां लोगों को जमकर दारू पिला रहा है, तो वहीं शराब के नशे में ठेके के अंदर और बाहर शराबी न केवल एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बल्कि खुलेआम सरेआम एक दूसरे से मारपीट भी कर रहे हैं। थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित सब्जी मंडी बसई चौकी के पास देशी शराब के ठेके पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। शराब ठेका संचालक ठेके के अंदर कैंटीन में बैठकर जहां लोगों को जमकर दारू पिला रहा है, तो वहीं शराब के नशे में ठेके के अंदर और बाहर शराबी न केवल एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बल्कि खुलेआम सरेराह एक दूसरे के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। शराब के ठेके के अंदर शराब पीने और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम इन शराबियों को एक दूसरे के साथ गाली देते हुए तो आपको नहीं सुना सकते, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में शराब के ठेके के अंदर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं, तो वहीं ठेके के अंदर नशेबाज एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए कानून व्यवस्था और पुलिस के सुरक्षा इंतजामों का जमकर मखौल उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यह तो एक वानगी भर है। शहर भर के साथ देहात में भी शराब के ठेके कोरोना काल में बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग न अपनाते हुए कोरोना का संक्रमण फैलाने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं शराब के ठेके के अंदर बैठे हुए शराबी न तो मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, साथ ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्था और मारपीट तक कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई करता भी है या फिर पहले की तरह केवल लीपापोती और खाना पूर्ति कर सभी अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। थाना शिकोहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हुए। एक्सयूवी कार व ट्रक की भिड़ंत में मृतक और घायल सवार थे जो शिकोहाबाद जा रहे थे। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा पुल वाले NH2 रोड पर बीती मध्य रात्रि ट्रक और एक्सयूवी कार में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। एक्सयूवी कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया, वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शवगृह में भिजवाया गया। मृतक दोनों लोगों के नाम थाना सिरसागंज क्षेत्र पोस्ट धारती सुमेरपुर निवासी 28 वर्षीय देशराज पुत्र अमर सिंह, दूसरा मृतक भी यहीं का निवासी 40 वर्षीय हरिमोहन पुत्र रामवीर है। कुमार। आप कहाँ रहते हो? दात्री। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है पता है? ये शिकोहाबाद से वापसी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये दात्री। दात्री जा रहे थे? हाँ। और एक्सीडेंट किससे हुआ है? बारू वाले ट्रक से। दोनों घायलों में यहीं के निवासी कार सवार 16 वर्षीय गोविंद्र पुत्र भगवान सिंह, जिसके पैर में चोट लगने के कारण घर वाले प्राइवेट अस्पताल लेके गए। दूसरा थाना सिरसागंज क्षेत्र धारती निवासी 35 वर्षीय शिलेंद्र पुत्र श्याम सिंह, जिसके सिर में चोटें आईं। आज रात में करीब 2 बजे के लगभग थाना शिकोहाबाद के नौशेरा पुल के पास एक ट्रक और एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक्सयूवी में सवार 4 व्यक्तियों में से 2 की मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें उपचार हेतु आगरा भेजा गया है। ये सभी लोग सुमेरपुर थाना क्षेत्र सिरसागंज के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद से कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करके लौट रहे थे और सामने से इनके ट्रक में टक्कर हुई है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। परिजन आगरा ले गए। बताया जा रहा है कि चारों कार में सवार थे और शिकोहाबाद से धारती जा रहे थे, तभी ये हादसा घटित हो गया। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत आगरा महामार्ग पर जेसीबी मशीन ने युवक की बाइक को चपेट में लेकर टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में 60 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। राजेश कुशवाहा एडवोकेट। किस तरह की घटना हुई है क्या? देखिए आज बहुत दर्दनाक घटना घटी। एक जेसीबी ने
हमारे ही परिवार की श्रीमती शांति देवी और कांति देवी को ओमकार बिठाकर अपने ये मायके जा रही थी राटोटी आगरा से बाहर की तरफ, और एक जेसीबी ने रॉन्ग साइड में आके अन्नोटा पुल के पास कट मार दिया, जिससे शांति देवी की मौके पर मृत्यु हो गई और कांति देवी को जिला अस्पताल लाया गया और उनका इलाज जिला अस्पताल के बाद में डॉक्टर राकेश मोनिया ईश्वरी देवी नर्सिंग होम में चल रहा है। और जेसीबी को पुलिस बसैया रेला द्वारा अपनी कस्टडी में खड़ा कर लिया गया है और अब मोर्चरी में इनका शव शांति देवी का आया है पोस्टमार्टम करने के लिए सभी परिवारजन यहाँ। मेरा नाम ओमकार है। ओमकार, किस तरह की घटना हुई, कहाँ पर हुई है? मैं मम्मी को और अपनी मौसी जी को लेके नानी के घर पर जा रहा था राटोटी पे, तो जेसीबी पीछे से आई और रॉन्ग साइड से मुझ में टक्कर मारी, तो मैं मौके पे गिर पड़ा और मम्मी ऑन स्पॉट ख़त्म हो गई और मौसी जी के गंभीर चोट है जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी है वो अज्ञात में लिखी है और जो जेसीबी से टक्कर हुई है उसमें उसका कोई विवरण नहीं किया है। जेसीबी कहाँ पर है? जेसीबी अभी वहीं बसैया रेला थाने में है। मेरा नाम सर मुकेश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर राटोटी से। अच्छा, क्या घटना हुई है? सर मेरे भांजा और मेरी बहन जी आ रही थी आगरे से सर, तो पीछे से जेसीबी आई, उसने टक्कर मार दी और यहाँ से हमने रिश्तेदारों ने फ़ोन करा था तो उनको एम्बुलेंस ले गई, एम्बुलेंस आगरे के लिए ले गई थी इनको, तो इनको जिला अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई सर। अच्छा, इस घटना की सूचना आपने नज़दीकी थाने में दी है? हाँ जी, बसैया रेला। क्या कार्रवाई कर? हाँ जी, यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो रहा है सर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं